हेलो एवरीवन, दिस इज सुरेश पांडे। और गाइस, आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, डेट इज़ पावर शेयरिंग के टॉप 20 MCQs, जो कि तुम लोग के टर्म फर्स्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। और हाँ गाइस, इस 20 MCQs के साथ साथ मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया है, तो इससे तुम लोग का चैप्टर भी क्लियर होता रहेगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। और हाँ, कमेंट सेक्शन बताना मत भूलना कि तुम लोगों ने इन 20 MCQs में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तुम्हारे स्क्रीन पर। द टर्म पावर शेयरिंग रिफर्स टू, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन मेजॉरिटी। सेकेंड ऑप्शन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन माइनॉरिटी। थर्ड ऑप्शन, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन्स एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ द एबव। तो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। 1 2 3। तो गाइस, आई होप तुम लोगों ने इसका आंसर कर दिया हो, ठीक है। और इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। कैसे होता है देखो, जो टर्म, जो पावर शेयरिंग जो वर्ड है, जैसा कि तुम लोग वर्ड से समझ सकते हो कि शेयरिंग ऑफ पावर, तो पावर शेयरिंग किसके बीच में, तो वो केवल मेजॉरिटी के बीच में थोड़ी होगा, माइनॉरिटी के बीच में थोड़ी होगा। ऑब्वियसली यार, जब पावर शेयरिंग हो ही रहा है तो किसके बीच होगा, डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में होगा, डिफरेंट लेवल के बीच में होगा। तो अब डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच पावर शेयरिंग का क्या मतलब है, तो जैसे देखो, डिफरेंट ऑर्गन्स में पावर शेयरिंग हम किसके किसके बीच कर सकते हैं, तो जो लेजिस्लेटिव होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, और देखो, तो हम डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन ऑर्गन्स के बीच कर सकते हैं, जैसे लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में जो पावर शेयरिंग होता है वो डिफरेंट ऑर्गन पे होता है। एंड डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे हम कैसे पावर शेयरिंग कर सकते हैं, तो डिफरेंट लेवल पे हम कैसे शेयर कर सकते हैं, यस, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पावर अपना शेयर करता है स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट जो होता है वो शेयर करता है पावर अपने लोकल गवर्नमेंट को। तो ये हो गया पावर शेयरिंग एट द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो बेसिकली जो पावर शेयरिंग होता है वो ऑर्गन एंड लेवल के बीच में होता है, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, द परसेंटेज ऑफ डच स्पीकिंग पीपल इन फ्लेमिश रीजन वॉज। देखो, यहाँ से तुम लोग को दो क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, और दूसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्या बन सकता है। तो ये डच स्पीकिंग पीपल पहली बात तो कहाँ रहते थे, तो वो बेल्जियम में रहते थे, ठीक है। अच्छा, अब बेल्जियम में किस रीजन में रहते थे, तो वो किस रीजन में रहते थे, यस, फ्लेमिश रीजन में रहते थे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर वो नहीं पूछा है, पूछा है परसेंटेज ऑफ डच स्पीकिंग पीपल, यानी कि जो परसेंटेज क्या था डच स्पीकिंग पीपल का, जो बोलते थे, डच लैंग्वेज बोलते थे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज 69%, सेकेंड ऑप्शन इज 59%, थर्ड ऑप्शन इज 65% एंड फोर्थ ऑप्शन इज 60%। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप तुम लोगों ने मचा दिया होगा, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दिया होगा। तो इसका सही आंसर है 59%, ठीक है, 59%। अच्छा, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन थर्ड, द पॉपुलेशन ऑफ बेल्जियम इज 1 करोड़, which is about, first option about twice of the Haryana, second option is about half of the Haryana, and third option is thrice of the Brussels, and fourth option is none of these, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली पूछ रहा है कि जो बेल्जियम का पॉपुलेशन था उस टाइम वो कितना था। तो बेसिकली तुम लोगों ने अगर NCERT अच्छे से रीड किया है तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। इसको राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेकेंड ऑप्शन, विच इज़ अबाउट हाफ ऑफ द हरियाणा, ठीक है। क्या है, अबाउट हाफ ऑफ द हरियाणा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा तुम्हारी स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ, ओके, जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स ऑफ। अब देखो, जिसने NCERT अच्छे से पढ़ा है ना, वो इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लेगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, नॉर्थर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु एंड साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। आई होप तुम लोगों ने आंसर दे दिया होगा कमेंट सेक्शन में। तो मैं चलो बता रहा हूँ। देखो, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन, इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यस, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। ये जो श्रीलंका है वो एक आइलैंड नेशन है जो कि कुछ किलोमीटर है साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से, ठीक। पांचवा क्वेश्चन, द मेजर सोशल ग्रुप्स ऑफ श्रीलंका वेयर।
तो यहाँ पर देखो, जब हम बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की, तो उसमें तुम लोग को बेल्जियम की स्टोरी बताया है और यहाँ पर और श्रीलंका की स्टोरी बताया है, और दोनों में बहुत ज़्यादा कंपैरिजन करके बताया है कि पावर शेयरिंग जहाँ होती है उसमें कितना फ़ायदा होता है और पावर शेयरिंग न होने से कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें बताया। तो यहाँ पर पूछ रहा है श्रीलंका स्टोरी से रिलेटेड कि कौन से सोशल ग्रुप्स थे श्रीलंका के अंदर। तो फर्स्ट ऑप्शन इज सिनाला ग्रुप्स, सेकेंड ऑप्शन इज तमिल ग्रुप्स, थर्ड ऑप्शन बोथ वन एंड सेकेंड, एंड फोर्थ ऑप्शन इज ओनली सेकेंड। तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो सिन्हाला ग्रुप्स और तमिल ग्रुप्स ये दोनों थे। ठीक है, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट कि दोनों थे सोशल ग्रुप श्रीलंका के। कौन कौन? सिन्हाला ग्रुप्स एंड तमिल ग्रुप्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो क्या है क्वेश्चन, तमिल्स हु केम फ्रॉम इंडिया ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड वेयर नोन एज, यानी कि जो पीपल या तमिल्स इंडिया से आए थे, यानी कि वो लोग जो इंडिया से कॉलोनियल पीरियड के दौरान श्रीलंका में आए थे एज अ प्लांटेशन वर्कर, उनको क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, सिनाला तमिल्स एंड नॉन ऑफ दिस। तो ऑब्वियसली उनको क्या कहा जाता था? यस, इंडियन तमिल्स, जो कि इंडिया से आए थे प्लांटेशन वर्क के लिए एज अ प्लांटेशन वर्कर, इंडिया से आए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? इंडियन तमिल्स कहा जाता था। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन ऑप्शन फर्स्ट 1968, ऑप्शन सेकंड 1957, ऑप्शन थर्ड 1948 एंड ऑप्शन फोर्थ 1958। तो यहाँ पर जिसने मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी तुम लोग पढ़ लो यार, सारे एमसीक्यूज तुम लोग के बन जाएंगे अच्छे खासे। ठीक है, तो यहाँ पर जिसने एनसीईआरटी पढ़ा वो अब अच्छे से ट्रिक कर दिया होगा कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप तुम लोगों ने कमेंट में बता दिया होगा। चलो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट इन 1948। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, द टर्म मेजोरिटेरियनिज्म रिफर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन, a belief that majority community should rule over minority whichever way it wants। ठीक है, whichever way it wants, ध्यान देना इस वर्ड पे। सेकेंड ऑप्शन, a belief that minority community should rule over a majority whichever way it wants। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग देखो, एंड ऑप्शन थर्ड क्या दिया है? डिक्टेटरशिप, एंड ऑप्शन डी क्या दिया? फोर्थ ऑप्शन क्या दिया? नन ऑफ द अबव। तो देखो मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी कहाँ आई थी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वो कहाँ की थी? वो श्रीलंका में बनाई गई थी मेजोरिटेरियनिज्म पॉलिसी, जो बहुत अच्छी नहीं थी और पावर शेयरिंग के धज्जियाँ उड़ा देती थी। तो इसी की वजह से वहाँ पर सिविल वॉर हो गया। ठीक, तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी होती है वो रूल करती है माइनॉरिटी कम्युनिटी पे जैसे वो चाहे। ठीक है, और बाय डिसरिगार्डिंग द माइनॉरिटी। समझ रहे हो क्या मतलब है यहाँ पे? कि जो मेजॉरिटी है वो माइनॉरिटी पे रूल करेगी, जिस वे में वो चाहे वो कर सकती है, रूल उस पर कर सकती है और उनके खिलाफ। ठीक है, या उनके विश के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, माइनॉरिटी के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, वो अपने मन से जो चाहे वो करे। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों ने आंसर दे दिया होगा। यस, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई बिलीव दैट मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड रूल ओवर माइनॉरिटी व्हिचएवर वे इट वांट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, in year dash an act was passed to recognize Sinhala as the only official language thus regarding the Tamils। ठीक है, तो बेसिकली ये ईयर तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है ईयर को समझने में। तो ईयर तुम लोग को याद रहेगा ना, तो यार कोई तुम लोग का एमसीक्यू इसके मार्क्स नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो देखो ऑप्शन 1 क्या दिया? 1966, सेकेंड 1956, थर्ड 1979 एंड फोर्थ 1947। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा विच इज़ 1956। इसमें इसी ईयर में एक एक्ट पास हुआ था जिसके थ्रू जो सिन्हाला था उसको कैसे रिकॉग्नाइज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ठीक, जो डिसरिगार्डिंग तमिल था, यहाँ पर डिसरिगार्डिंग होना चाहिए। ठीक है, जो मतलब डिसरिगार्डिंग द तमिल। ठीक, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, थोड़ा डिसरिगार्डिंग कर लेना। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द डिस्ट्रस्ट बिटवीन टू कम्युनिटीज टर्न इनटू द वाइड स्प्रेड कॉन्फ्लिक्ट इट सून टर्न इनटू।
यानी कि यहाँ पर बात क्या हो रही है, ऑप्शन 1 वॉर, सेकंड सिविल वॉर, थर्ड कंट्री वॉर एंड फोर्थ कम्युनिटी वॉर। तो यहाँ पर बेसिकली बात हो रहा है श्रीलंका का कि उन्होंने मतलब दो कम्युनिटी के बीच में जब डिस्ट्रस पैदा हुआ, जब मतलब अनबन हुआ उनके बीच में, दो कम्युनिटी के बीच में, तो वो बहुत बड़े विद्रोह में कन्वर्ट हो गया, कॉन्फ्लिक्ट में, बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गया। और वो ये कॉन्फ्लिक्ट किस में टर्न हो गया? यस, जिन्होंने पढ़ा है सही से एनसीईआरटी वो जवाब दे चुके होंगे। इसका राइट ऑप्शन इज यस, ऑप्शन सेकेंड, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब बेसिकली तुम लोग से क्वेश्चन में ये भी पूछा सिविल वॉर क्या होता है, कि देखो सिविल वॉर होता है कि जब कंट्री के अंदर ही मतलब लोग आपस में लड़ने लगे और वो जैसे लगे कि यार ये एक वॉर हो रहा है, सच में वॉर हो रहा है, तो वो वॉर क्या कहलाता है? सिविल वॉर कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Between 1917 and 1993, Belgium amended their constitution. First option is 2 times, second 4 times, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन इज 5 टाइम्स एंड फोर्थ ऑप्शन इज 3 टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेल्जियम जो था बहुत होशियार था, उसने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट लाके पूरे मतलब वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन को ही चेंज कर दिया, मतलब बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश किया। देखो इसीलिए तो यहाँ पर टाइम लगा कि पावर शेयरिंग को लाने में, कि उन्होंने 1917 से लेके 1993 तक कितने बार अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट कितने बार किया? यस, 4 टाइम्स। विच ऑप्शन इज करेक्ट? यस, ऑप्शन बी इज 4 टाइम्स। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर आर द थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट नोन एज। अच्छा, तो ये देखो बेल्जियम में क्या किया गया कि जब डिफरेंट ग्रुप्स थे लैंग्वेज के, तो उनको दिखने भी तो चाहिए थे, तो उन्होंने क्या किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अलावा उन्होंने क्या बनाया? सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के अलावा उन्होंने एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाया। जिन लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छे से इसका आंसर दे चुके होंगे। ठीक है, तो यस, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। लोकल गवर्नमेंट नहीं था, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट नहीं था, नन ऑफ द अबव, ये कम्युनिटी गवर्नमेंट ही था, जो क्या करता था मतलब रिलीजन से, लैंग्वेज से रिलेटेड इश्यूज को सॉल्व करता था, एजुकेशन से रिलेटेड इशू को भी सॉल्व करता था। ठीक, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, द एकोमोडेशन पॉलिसी इन बेल्जियम लेड टू द। फर्स्ट ऑप्शन इज सिविल वॉर, सेकेंड पीस इन कंट्री, थर्ड सेपरेशन बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज एंड फोर्थ मेजॉरिटेरियनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो एकोमोडेशन पॉलिसी आई थी उसके मतलब उसके वजह से क्या हुआ था यहाँ पर, तो जो एकोमोडेशन पॉलिसी आई थी बेल्जियम में वो क्या किया? वो लेड टू द पीस इन द कंट्री। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्योंकि जो उन्होंने एकोमोडेशन पॉलिसी बनाई थी वो बहुत यूनिक थी, और आगे और हम लोग इस चैप्टर में देखते भी हैं कि जो इसी एकोमोडेशन पॉलिसी के द्वारा जो ब्रुसेल्स था, जब यूरोपियन कंट्रीज आए तो ये हेडक्वार्टर चुन लिया ब्रुसेल्स को, क्योंकि इसका जो एकोमोडेशन पॉलिसी था और जो कॉन्सेप्ट था पावर शेयरिंग का बहुत यूनिक था। ठीक है, एंड चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो नोन एज। तो जो पावर शेयरिंग हम लोग ऑर्गन्स के बीच में करते हैं या डिफरेंट ऑर्गन यानी कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच में करते हैं हम लोग जो पावर शेयरिंग, वो क्या कहलाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, सेकंड हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग, और थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड एंड ओनली सेकंड। ठीक है, तो जो ऑर्गन लेवल पे किया जाता है गवर्नमेंट मतलब पावर शेयरिंग, जो डिफरेंट ऑर्गन्स पे किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन तो यही होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखो फोर्थ ऑप्शन इज भी क्या कर रहा है? यही कर रहा है कि ओनली टू, सो दैट्स वाई ऑप्शन फोर्थ इज करेक्ट, ओनली सेकंड। ठीक, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इज आल्सो नोन एज। यहाँ हमने देखा कि हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग किसके बीच में होता है? बेसिकली लेजिस्लेटिव, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में। ठीक है, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पावर शेयरिंग हो रहा है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में उसको और किस नाम से जाना जा सकता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज चेक एंड बैलेंस सिस्टम, सेकंड ऑप्शन इज चेक एंड डोनेट सिस्टम, एंड थर्ड ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड डी नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो बेसिकली
जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग होता है वो क्या करता है, वो ऑर्गन डिफरेंट ऑर्गन पे होता है, और जो ऑर्गन्स होते हैं वो चेक कर सकते हैं, चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि एक दूसरे को चेक कर सकते हैं, एक दूसरे के कार्य को चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए कहा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप तुम लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि द पावर शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज। अब यहाँ पर हमने पिछले क्वेश्चन में बात किया था, क्या किया था, डिफरेंट ऑर्गन्स, यहाँ पर बात किया था हमने डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में करते हैं, और यहाँ पर देखो बात कर रहा है कि शेयरिंग अमॉन्ग द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जब डिफरेंट लेवल पे पावर को शेयर किया जाता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता है, और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ पावर लोकल गवर्नमेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो वही बेसिकली पूछ रहा है कि डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पर पावर शेयरिंग जो होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसको कहा जाता है क्या, बेसिकली हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग नहीं, ऑप्शन फर्स्ट तो ये गलत हो गया, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग किसके बीच में होता है, ऑर्गन्स के बीच में। ठीक है, और ये क्या होता है, वर्टिकल लेवल ऑफ द पावर शेयरिंग। यस, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो आई होप तुम लोगों ने आंसर दे दिया होगा, ऑप्शन यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, यस, ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, ऑल द गवर्नमेंट्स मेजर इन श्रीलंका ग्रेजुअली इंक्रीज द फीलिंग ऑफ, फर्स्ट सैडनेस, सेकेंड हैप्पीनेस, थर्ड एलाइनेशन एंड फोर्थ क्रिएटिव। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो भी मतलब गवर्नमेंट ने श्रीलंका में मेजर लिया था ट्रीट करने का माइनॉरिटी को, उनके बीच क्या किया, इंक्रीज द फीलिंग ऑफ, यानी कि जो माइनॉरिटी के बीच में बनावटी के बीच कैसा फीलिंग इस्टेब्लिश हो गया। फर्स्ट ऑफ तो आई होप तुम लोगों ने, जिन लोगों ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा वो समझ गए होंगे क्या, अलाइनेशन। अलाइनेशन मतलब अकेलापन होने लगा उनको, क्यों, क्योंकि उन्हें लगा था कि यार हम भी इस कंट्री में रह रहे हैं लेकिन हमारे लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, ये सब हमारे खिलाफ, मेजॉरिटी को मिल रहा है, सारे एजुकेशन जो फैसिलिटी थी वो उन लोग को मिल रही है, गवर्नमेंट पोजीशन उन लोग को मिल रहा है, तो यार हम लोग का क्या है, हम लोग का कुछ नहीं है। तो वो क्या फील करने लगे, अकेलापन फील करने लगे, अलाइनेशन फील करने लगे। ठीक है, और यही बाद में जब उन्होंने कहा कि देखो यार हमको कुछ हक ही नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने लास्ट में फाइनली ये सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, आफ्टर द एकोमोडेशन पॉलिसी इन बेल्जियम द स्टेट गवर्नमेंट डिपेंड, फर्स्ट ऑप्शन इज डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, थर्ड ऑप्शन बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है एकोमोडेशन पॉलिसी के बाद क्या हुआ, बेसिकली जो स्टेट गवर्नमेंट थे डिपेंड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि भाई देखो जब उनको अपना पावर मिल गया तो वो क्यों डिपेंड रहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट कि वो अब सबऑर्डिनेट नहीं थे सेंट्रल गवर्नमेंट पे। ठीक है, अच्छा लास्ट टू क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 19 कि आफ्टर द एकोमोडेशन पॉलिसी इन बेल्जियम ब्रुसेल चूजन बेल्जियम ब्रुसेल चूजन। मैंने आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में कि एकोमोडेशन पॉलिसी जो थी यहाँ पर बेल्जियम में वो बहुत पावरफुल सिद्ध हुई है, जिसके कारण क्या हुआ कि जब यूरोपियन कंट्रीज आए तो उन्होंने क्या किया, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कैपिटल ऑफ बेल्जियम चूजन किया गया, अरे वो तो भाई पहले से ही था। ठीक, और यहाँ पर हेडक्वार्टर नहीं, कंट्री नहीं, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर जब यूरोपियन कंट्रीज आए तो उन्होंने क्या किया, ब्रुसेल्स को क्या किया, यस ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, क्या किया, हेडक्वार्टर चुन लिया। ठीक है, हेडक्वार्टर चुन लिया क्योंकि वहाँ की इतनी तगड़ी पावर शेयरिंग की पॉलिसी थी जिससे पूरा यूरोप अफेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा लास्ट क्वेश्चन ये तुम लोग के लिए, आफ्टर द रीडिंग दिस चैप्टर इज पावर शेयरिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी नेशन, यस, नो, नॉट प्रिफर टू से, मे बी। मतलब यहाँ पर क्या समझ रहे हो, यहाँ पर ऑप्शन में तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मतलब पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट है सब सारे राष्ट्र के लिए, तो यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट, आई होप तुम लोग अपना आंसर कमेंट में जरूर बताना, यस। क्योंकि देखो हमने देखा कि जो बेल्जियम था वहाँ पे पावर शेयरिंग के दम पे, पावर शेयरिंग जो हुआ उससे क्या हुआ,
पीस इस्टेब्लिश हो गया कंट्री में। कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई लड़ाई नहीं हुआ, एंड कोई सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि वहाँ पर कोई डिवीज़न नहीं हुआ, कोई डिवीज़न नहीं हुआ। और उन्होंने अपने राष्ट्र को ये यूनाइट करने में पावर शेयरिंग के दम पे यूनाइट कर दिया, जो कि पीस इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली वहाँ पर उन्होंने पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं लगाया, वहाँ पर वो मेजॉरिटेरियनिज्म की पॉलिसी लगाई, जिससे क्या हुआ कि जो यहाँ पर जो माइनॉरिटी थी, जो तमिल्स थे, उनके बीच में क्या हो गया, उनके बीच में विद्रोह हो गया, फीलिंग अलाइनेस फील करने लगे, अलाइनेशन की फीलिंग आने लगी कि यार हम तो अकेले हैं और हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर ही नहीं रही, जबकि हम इसी नेशन के सिटीजन हैं। तो उनके बीच में जो फीलिंग ऑफ अलाइनेशन आने लगी, तो ये क्या हुआ, ये जल्दी बहुत बड़ा विद्रोह बन गया। और ये क्या हुआ, इसका कारण रिजल्ट क्या हुआ, यस सिविल वॉर हो गया, गृह युद्ध हो गया इसका रिजल्ट। तो हमने देखा कि यस बहुत फॉर एनी कंट्री और नेशन द पावर शेयरिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आई होप गाइस तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और आई होप तो चलो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तो चलो दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मचाते रहो।